हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 दी मौर्यज एंड द शुंगास, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये वीडियो पार्ट 2 है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अशोका कौन था? अशोका जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, यानी कि बिंदुसार के बाद जो राजा बना था वो कौन बना था? वो बिंदुसार का बेटा अशोका बना था। तो चलिए अशोका के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है जो अशोका था, अशोका का जो जन्म हुआ था वो 304 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र नाम की जगह पर। इतिहास में हमें ये सबूत मिलता है कि जो अशोका थे उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, अभी 99 भाई का कंसेप्ट इसलिए आया हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के जो राजा होते थे वो कई सारे विवाह करते थे, कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते थे। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उनके मतलब 99 भाई थे और उन 99 भाइयों की हत्या करके ये राजा बने थे। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, मगर फिर भी ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जो अशोका थे 269 बीसी में, अराउंड 269 बीसी में वो राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से मगध साम्राज्य का राजा बन चुके थे। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि अपने राजगद्दी के 8वें वर्ष में यानी 261 बीसी में अशोका ने कलिंग पर अटैक किया था। ठीक है, कलिंग कहाँ पर है मैं आपको ये चीज़ एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम है, यहाँ पर हमारे पास ये रहा कलिंग। कलिंग आज के समय में जो हमारे पास ओडिशा है, ओडिशा को ही उस समय में कलिंग कहा जाता था। तो एक्चुअल में हुआ क्या चीज़ था कि जो मगध साम्राज्य था, ठीक है, अशोका का जो पूरा मौर्यन साम्राज्य था वो पूरा इस एरिया में पूरी तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, मगर ये जो कलिंग का हिस्सा था, इस कलिंग के हिस्से पर ही सिर्फ अशोक जो रह गए थे, वो इसको कंट्रोल अपने में नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि कलिंग को अपने में मिला लूँ। अब कलिंग को मिलाने का रीज़न क्या चीज़ था, मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। तो कलिंग को अपने में मिलाने का रीज़न क्या चीज़ था? अशोका चाहते थे, क्योंकि कलिंग में बहुत सारी हाथियाँ मिलती थी। ठीक है, बहुत ही बड़ी मात्रा में हाथियाँ थी, तो अशोका उन हाथियों को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए अशोका ने क्या किया, कलिंग पर हमला करवाया। अब क्या हुआ, अशोका ने इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे हमला करवाया, इतनी क्रूरता बरती, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि लाखों की संख्या में वहाँ पर लोगों की जान गई। और बाद में जब अशोका इस चीज़ को देखता है, इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि लाखों लोग मरे हुए हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, कई सारी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, बहुत नरसंहार हुआ था, जिसकी वजह से अशोका का दिल काफ़ी ज़्यादा पिघल गया था। ठीक है, वो काफ़ी परेशान रहने लग गया था। काफ़ी परेशान रहने के बाद क्या चीज़ हुआ, उसके बाद अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए क्या हुआ, उसे बुद्ध धर्म के बारे में पता लगा। मैंने आपको बताया था कि उस समय बुद्ध धर्म काफ़ी बड़े लेवल पे मतलब चल रहा था। ठीक है, तो बुद्ध धर्म को जब अशोका ने अपनाया, ठीक है, बुद्ध धर्म को अशोका ने कैसे अपनाया, उनका अशोका का जो नेफ्यू था, भतीजा था, जिसका नाम था निग्रोध, ठीक है, वो बुद्ध धर्म को फॉलो करता था। अशोका जब कलिंग वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे, तो उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे निग्रोध को देखा, तो निग्रोध काफ़ी खुश रहता था, काफ़ी शांत रहता था। तो अशोका ने उससे पूछा कि इसका कारण क्या चीज़ है, तो निग्रोध ने बताया कि इतना वो खुश है, इसका कारण क्या चीज़ है, वो बुद्ध धर्म है। तो अशोका ने क्या किया, फिर बुद्ध धर्म सीखना शुरू किया और उसके टीचर कौन बने, उपगुप्त बने। ठीक है, अब इतिहास में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि अशोका ने कभी भी बुद्ध धर्म को किसी दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं की। अशोका जो बुद्ध धर्म थे वो अपने पर्सनल रिलीजन मानते थे। ठीक है, हालांकि इसका उन्होंने प्रचार जरूर किया, ठीक है, एडवर्टाइज जरूर किया, मगर किसी पे भी थोका नहीं, उन्होंने इसे स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया। अब अशोका इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान थे, ठीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल इंसान थे, तो क्या चीज़ हुआ, इतना पावरफुल होने के बावजूद उन्होंने जब बुद्ध धर्म को अपनाया तो वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, यानी कि कलिंग वॉर जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब आगे देखिए क्या हुआ, अशोका ने क्या किया, अशोका जब बुद्ध धर्म को अपना लिए थे तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज्म के प्रमोशन के लिए। ठीक है, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को प्रमोशन के लिए भेजा था बुद्धिज्म के। अशोका जो थे वो काफ़ी रिलीजियस
टॉलरेंट थे, मगर यानी कि वो धर्म को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सम्मान देते थे। किसी भी धर्म को वो भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते थे, सभी धर्मों को वो बराबर दृष्टि से देखते थे। ठीक है। अशोका की 5 बीवियाँ थी, मगर सबसे जो उनकी फेवरेट बीवी थी, जिनका बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव था, वो थी कारुवा की। ठीक है। अशोका ऐसे पहले रूलर थे, हमारे इतिहास के पहले ऐसे रूलर माने जाते हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाया। इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, यानी कि पत्थरों की दीवारों पर, पत्थरों पर जो आर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, पत्थरों पर जो भी लिखा जाता है उसको हम शिलालेख बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी थी अशोका की कहानी। इसके बाद अशोका का जो धम्म है, अशोका का धम्म क्या चीज़ है? द कोड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन डैट अशोका मेड टू टीच मोरालिटी टू द पीपल इज कॉल्ड धम्मा ऑफ अशोका। अशोका का धम्मा क्या चीज़ है? ऐसी कोड ऑफ रूल्स, मतलब ऐसी उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे जो कि लोगों को मोरालिटी सिखाएं, मतलब ऐसे नियम कायदे कानून बनाए थे जो लोगों के अंदर सदाचार की भावना लेके आए। ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अशोका का धम्मा बोलते हैं। अशोका का जो धम्मा था वो सेल्फ कंट्रोल पे था, स्वयं नियंत्रण पर था। ठीक है। अशोका ने कहा था कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करो और बेगर्स की भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है। इसके अलावा अशोका कहते हैं कि हमें स्लेव क्लास के लिए, गुलामों के लिए, और जो नीचे वर्ग के सर्वेंट्स वगैरह रहते हैं उन सबको भी क्या करना चाहिए? एक तरीके से सम्मान देना चाहिए। ठीक है। अशोका कहते हैं लाइव एंड लाइव डू। अशोका कहते हैं कि जियो और जीने दो के मतलब कि कर्म पर आप विश्वास करो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था उसकी इकोनॉमिक कैसी थी, उस समय में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, यानी कि उस समय पैसा कमाने का मेन साधन क्या चीज़ था, क्या क्या चीज़ें उस समय हुआ करती थी। तो मेन जो इकोनॉमी के फैसिलिटीज़ थी वो एग्रीकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री एंड फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, यानी कृषि वगैरह उस समय में होती थी। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को पाला जाता था, उससे प्रोडक्ट वगैरह तैयार किए जाते थे, और फैक्ट्रीज़ वगैरह हुआ करती थी। उस समय में जो तक्षशिला था वो एजुकेशन का सबसे बिगेस्ट सेंटर था। ठीक है। तक्षशिला कौन था? तक्षशिला जगह थी जहाँ से चाणक्य आए थे। ठीक है। और मिलिट्री की हम बात कर ले तो अशोका की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जो नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी की तुलना में जो अशोका की मिलिट्री 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। अशोका की मिलिट्री 2 तरीके से थी। अशोका की मिलिट्री में एक तो परमानेंट सोल्जर्स हुआ करते थे, एक टेम्परेरी सोल्जर्स हुआ करते थे। यानी कि उनकी मिलिट्री में इस तरीके का सिस्टम था कि एक जो सोल्जर्स की टीम थी वो हमेशा रेडी रहती थी कि अचानक से कभी युद्ध छिड़ जाए तो हमेशा वो अटैक कर दें, और एक सोल्जर रहती थी वो बैक साइड पर रहती थी, यानी कि वो सपोर्ट का काम करती थी। ठीक है। एक हमेशा तैयार रहती थी और एक किले के अंदर हमेशा रेडी रहती थी। ठीक है। तो 2 तरह की सेना थी अशोका के समय में। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव की सिस्टम का मतलब ये होता है कि अशोका के समय में शासन किस तरीके से चलाया जाता था, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो अशोका के समय में कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, मंत्रियों का समूह हुआ करता था जो अशोका को हर चीज़ के बारे में एडवाइस करता था, सलाह मशवरा करता था। ठीक है। जो हायर ऑफिशियल्स होते थे उनको हम लोग तीर्था और महामत्रा कहते थे, और इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। उसके बाद इन द मॉडर्न पीरियड द हाईएस्ट पोजीशन वॉर डैट ऑफ किंग, बिलो हिम वर द प्रिंसेस। मॉडर्न पीरियड में सबसे ऊंची पोजीशन राजा की होती थी और उसके बाद जो बाकी प्रिंसेस वगैरह होते थे उनकी होती थी। ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर विशा डिस्ट्रिक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ विशापति। और विशा जिसे हम जिला बोलते हैं वो किसके कंट्रोल में रहता था? विशापति के कंट्रोल में रहता था। उसके बाद देयर इज स्मॉल ऑनर ऑफ गोप ऑफ 10 विलेजेस। 10 विलेजेस के जो हेड होता था उससे हम लोग क्या बोलते थे? गोप बोलते थे। ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज टू बी द विलेज एंड वॉज कंट्रोल बाय ग्रामिक चीफ। जो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई गांव की मानी जाती थी उसे क्या बोला जाता था? सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते थे ग्रामिक। ठीक है। और जिसका जो हेड होता था, सॉरी, सबसे छोटी इकाई को हम लोग विलेज बोलते थे और जिसका हेड कौन होता था? ग्रामिक होता था, चीफ होता था। उसके बाद अशोका के समय में, मॉडर्न पीरियड में, पहले तो 4 प्रोविंस थे, मगर अशोका के समय में इसकी संख्या कितनी होगी? 5 हो गई। तो अब हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि वास्तुकला कैसी थी उस समय में। तो मॉडर्न के समय में वुडन यानी लकड़ी की बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इसके अलावा उनके समय में स्किल्ड क्राफ्टमैन हुआ करते थे। स्किल्ड क्राफ्टमैन मतलब कि बहुत ही अच्छे कारीगर हुआ करते थे जो बर्तन वगैरह बनाते थे, पोइट्री वगैरह बनाते थे। ठीक है। नाव वगैरह बनाते थे, ये सारी चीज़ें। अशोका ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्तूप बनाया था जिसे हम लोग बोलते हैं सांची का स्तूप। ठीक है। स्तूप क्या चीज़ होती थी? ऐसी जगह होती थी जहाँ बुद्धिज़्म से रिलेटेड प्रचार किया जाता था, बुद्धिज़्म की पूजा की जाती थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है।
उसके बाद अशोका ने सारनाथ में यूपी में एक पिलर बनवाया था, ठीक है, जिसमें 4 लॉइंस थे, 4 पत्थर के लॉइंस थे, ठीक है। अब ये जो लॉइंस थे वो किसका सिंबल थे? नॉन वायलेंस का, अहिंसा का सिंबल थे, ठीक है, यानी कि किसी भी जीव जंतु किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, अहिंसा को फॉलो करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी ये चीज़ है जिस पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसमें 4 शेर बने होते हैं, 3 आपको नजर आते हैं, एक पीछे साइड में होता है, ठीक है। ये हमारा नेशनल सिंबल भी है इस समय भारत का। अब बात करते हैं सोशल लाइफ कैसी थी अशोका के समय में। अशोका के समय में जो सामाजिक जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। अशोका जो थे बुद्धिज़्म की रिस्पेक्ट करते थे और बाकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कि जब अशोका ने हिंदुज़्म को छोड़ दिया उसके बाद भी वो हिंदुज़्म की रिस्पेक्ट जरूर करते थे, ठीक है। अब अशोका ने जितने भी इतिहास से ऐसे सबूत मिलते हैं कि अशोका ने जितने भी शिलालेख वगैरह बनवाए थे उन सभी पे उनका नाम क्या था? देव नाम प्रियदर्शी था, ठीक है। बाद में हमें पता लगा कि जो देव नाम प्रियदर्शी हैं वो किनका नाम है? वो अशोका का ही नेम है, ठीक है। अशोका had ordered in the 11th edict that Brahmins no one bothers। अब 11वें शिलालेख में अशोका ने क्या कहा है कि ब्राह्मण्स को नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है। उसके बाद अशोका ने एनिमल सेक्रीफाइस पर, ठीक है, यानी कि जानवरों की बलि देने पे कंट्रोल पूरी तरीके से बैन लगा दिया। जितने भी यज्ञ होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, इन सब पे अशोका ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया, जिसकी वजह से उस समय ब्राह्मण्स की जो भी कमाई होती थी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये सारे कारण थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पूरी मौर्यन अंपायर थी उसके ख़त्म होने का, उसके डिक्लाइन होने का क्या कारण था। तो इसके पीछे कुछ कारण थे, तो ये कारण आप देख सकते हो। अशोका की जो मृत्यु थी 232 ईसा पूर्व में हो गई थी पाटलिपुत्र में। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल बना था, जो कि मगध का अगला राजा बना था। अब देखो जो भी मगध एम्पायर था उसके खत्म होने का कारण क्या चीज़ था, मतलब मौर्यन एम्पायर के खत्म होने का क्या कारण था? सबसे पहले अशोका के बाद जितने भी रूलर्स आए वो सब एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, योग्य नहीं थे, सब अयोग्य थे। उसके बाद जो लास्ट रूलर था बृहदत्ता, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, इनकॉम्पिटेंट था, मतलब कि बिल्कुल अयोग्य था। अब अशोक इस समय में ही क्या चीज़ हुआ, बृहदत्त के समय में ही क्या हुआ, जो कलिंग था, कलिंग का राजा खारवेल था, उसने कलिंग को आज़ाद करवा लिया था, ठीक है। अब देखो अशोका ने क्या किया था? वॉर को पूरी तरीके से छोड़ दिया था, युद्ध की नीति को पूरी तरीके से टाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो उसकी मिलिट्री थी कमज़ोर होने लग गई थी। उसके सेनापति वगैरह ही अशोका के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि अशोका क्या करता था, अशोका का डर धीरे धीरे पूरे मिलिट्री में और उसके उत्तराधिकारियों में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो ये सारे कारण थे कि अशोका का जो पूरा मौर्यन एम्पायर था धीरे धीरे पतन की ओर चले जाने लग गया, ठीक है। अशोका बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा ही इंक्लाइन हो चुके थे, ठीक है। उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को और साधु संतों को बहुत ही ज़्यादा डोनेट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, बहुत ही ज़्यादा पैसे की कमी पड़ गई थी उस समय, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है अशोका मौर्यन एम्पायर का, वो क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अशोका सक्सेसर। अशोका के जितने भी उत्तराधिकारी थे सभी अयोग्य था, और काफ़ी सारे जितने भी सेनापति वगैरह थे, मिलिट्री में थे, वो सब जितने भी मंत्री वगैरह थे वो काफ़ी करप्शन भी करने लगे थे। तो ये सारा पूरा था अशोका के बारे में, और हमें पता लगा कि मौर्यन एम्पायर किस तरीके से डिक्लाइन हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग शुंग डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।